वफ़ का मामला अब तहरीक की शक्ल लगता है इख्तियार करने जा रहा है। इस बात का इशारा तब मिला जब पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोर्ड के तर्जुमान कासिम रसूल इलियास ने खिताब किया। कासिम रसूल के खिताब को हम दो हिस्से में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा वो है जिसमें उन्होंने वफ़ के इस्लामिक कंसेप्ट, वफ़ बोर्ड की स्थापना के मकसद, वफ़ संशोधन बिल की तैयारियों, जेपीसी की बदनीयती और वर्शिप प्लेसेस एक्ट के बेमानी हो जाने, इसके साथ ही नए कानून के ख़तरों से आगाह किया। दोस्तों और साथियों, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप जानते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही संगीन और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमने बुलाई है, और वो विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों की ज़िंदगी और मौत का मसला है। इसलिए कि उनके ईमान का, उनके धर्म को इस मुल्क में उस पर कायम रहने का मसला है। वक्फ़, आप जानते हैं कि वक्फ़ जो है, वक्फ़ के बारे में हमारा मीडिया, दूसरा मीडिया बहुत सारी ऐसी बातें कह रहा है, भ्रम फैला रहा है, जिससे ये तासुर जा रहा है कि जैसा कि वक्फ़ की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। इससे ये तासुर जा रहा है कि जैसा कि वक्फ़ बोर्ड जिस पे भी हाथ रख देता है वो वक्फ़ की प्रॉपर्टी जाती है। इस्लाम में वक्फ़ एक धार्मिक काम है और लोग इसको पुण्य के पर्पज़ से करते हैं कि भाई अपनी प्रॉपर्टी, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को वो वक्फ़ करते हैं इस बात के लिए कि उसमें कोई धार्मिक काम हो, चाहे वहाँ मस्जिद बने, चाहे मदरसा बने, चाहे ईदगाह बने, चाहे खानखा बने, या वहाँ कोई कब्रिस्तान के लिए ज़मीन वक्फ़ होती है, या बहुत सारे चैरिटेबल कामों के लिए भी ज़मीन वक्फ़ की जाती है। और वक्फ़ का तस्वुर ये है कि वक्फ़ की ज़मीन ख़त्म नहीं होती है, वक्फ़ की प्रॉपर्टी ख़त्म नहीं होती है जब तक कि वो प्रॉपर्टी रहती है, उस वक्त तक कि उसका पुण्य उस आदमी के खाते में मिलता रहता है। यह है वक्फ़ का इस्लामिक कंसेप्ट। हमारे देश में वक्फ़ को मैनेज करने के लिए सबसे पहले 1823 में अंग्रेज़ों के ज़माने में एक वक्फ़ कानून बना था। उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद देश में पहला वक्फ़ कानून जो है 1954 में बना, और उसके बाद से लगातार उसमें संशोधन होते रहे। 1995 में कानून बना, उसके बाद 2013 में आखिरी बार संशोधन हुआ था। और ये जो वक्फ़ का कानून बना था उसमें इसलिए बनाया गया था कि वक्फ़ की प्रॉपर्टी जो है वो सही से मैनेज हो और सही से जिस पर्पज़ के लिए वक्फ़ किया गया है उस पर्पज़ में उसको सर्व किया जाए। तो उसके लिए वक्फ़ के कानून में दो प्रोविज़न्स निकाले गए, मतलब दो संस्थाएं क्रिएट की गई, एक सेंट्रल वक्फ़ काउंसिल और एक वक्फ़ बोर्ड। सेंट्रल वक्फ़ काउंसिल सेंटर के तहत में होती है और वक्फ़ बोर्ड स्टेट के लेवल पे होता है। इनका काम सिर्फ वक्फ़ प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करना होता है, सही से ये देखना होता है कि कोई गलत कामों में इस्तेमाल ना हो रहा हो, कोई कब्ज़ा ना कर रहा हो, ताकि उसको देखा जाए। तो हमारे देश में जो कानून बनाया गया उसमें ये फंक्शन तय किए गए, वक्फ़ बोर्ड का फंक्शन क्या होगा, सेंट्रल वक्फ़ काउंसिल का फंक्शन क्या होगा, वक्फ़ बोर्ड के मेंबर कहाँ से आएंगे और सेंट्रल वक्फ़ काउंसिल के मेंबर कहाँ से आएंगे, अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा तो ट्राइब्यूनल कौन सेटअप करेगा, सर्वे कौन करवाएगा, और इसके अलावा ये बात कि अगर वक्फ़ प्रॉपर्टी अगर वक्फ़ किया जाए तो कौन से कानून उस पर लागू नहीं होंगे, ये सब बातें उसमें तय की गई थी। और ये आप जानते हैं कि जब भी कोई कानून आता है, कोई पॉलिसी बनती है, तो जो उसके रियल स्टॉक होल्डर्स हैं जिनको वो कानून प्रभावित करने जा रहा है, पहले उनसे मशवरा किया जाता है। और यही इससे पहले जितनी बार संशोधन हुआ ऐसा ही हुआ। 2013 में जो संशोधन हुआ था उस वक्त में यूपीए की सरकार थी और उस वक्त में मुसलमानों से विस्तार के साथ वार्ताएं हुई थी और उसके बाद वो कानून बना था। ये पहली बार ऐसा हुआ है, बीजेपी सरकार ने कानून लाई है, मुसलमानों से कोई बात नहीं की गई। एक कानून पेश कर दिया गया पार्लियामेंट में, और जब वो कानून पेश हुआ पार्लियामेंट में तो उस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई कि ये कानून ये खराबी है, तो उसके बाद जेपीसी बना दी गई। और जेपीसी बनाने का पर्पज़ ये था कि जेपीसी जितने आपत्तियां जताई जा रही थी, इतने इशूज़ उठाए जा रहे थे, उसको देखने के लिए जेपीसी बनाई गई थी।
जेपीसी में आप जानते हैं 31 मेंबर थे, जिसमें से 10 मेंबर अपोजिशन के थे, बाकी बीजेपी और उसके अलाइज थे। तो जेपीसी ने पिछले 6-7 महीने में जो काम किया वो हमारे सामने है। जेपीसी ने पहले तो सब लोगों से मुलाकातें की। ऑल इंडिया मुस्लिम पसला बोर्ड का एक हाई पावर डेलीगेशन जिसकी सदारत हमारे बोर्ड के सदर साहब कर रहे थे, वो उसने रखा, विस्तार के साथ ये बात रखी। 211 पन्नों पर हमने पूरा विश्लेषण किया था, वो उनके सामने रखा। उसके बाद जब जेपीसी ने ये कहा कि हमको ईमेल से लोगों के वो चाहिए, लोग क्या सोचते हैं इसके ऊपर में, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पसला बोर्ड ने कहा मुसलमानों से कि आप ईमेल में भाग लीजिए। तो ईमेल तकरीबन 3,66,00,000 ईमेल बोर्ड की कोशिशों से हुए और बाकी लोगों की कोशिशों से तकरीबन 5 करोड़ ईमेल जेपीसी को भेजे गए, जिसमें ये कहा गया कि साहब आप जो है इस कानून को हमारे लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बाद फिर ये हुआ कि जेपीसी ने जगह जगह जाके मुलाकातें की स्टेट में, वहाँ भी मुसलमानों की जितनी संस्थाएं थी उन्होंने अपना पक्ष उनके सामने रखा। होना तो ये चाहिए था कि जिन लोगों के लिए बिल लाया जा रहा है, जब उनकी एक बड़ी अक्सरियत उसको रिजेक्ट कर रही है बिल को, तो उसके बाद उसको वापस लेना चाहिए था या उसमें वो संशोधन करना चाहिए था जिसके तरफ लोग इशारा कर रहे थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर अपोजिशन के लोगों ने, अपोजिशन के जो 10 मेंबरान थे, उन्होंने भी आपत्ति जताई और उन्होंने भी 44 अपने सजेशंस दिए अमेंडमेंट में, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। और बीजेपी के और उनके अलाइज ने जो दिए थे वो उसको ले लिया गया और अब उसको एक नए फॉर्मेट में और ज़्यादा सख्त बनाकर पार्लियामेंट में अब लाने जा रहे हैं। कैबिनेट ने मंजूर कर दिया। हमारा कहना ये हम ये बताना चाहते हैं कि मुख्य तौर पे हमारी आपत्ति क्या है, हमारा विरोध क्या है। पहली बात तो ये है कि मैंने बताया आपको कि वक्फ बोर्ड जो होता है, वक्फ बोर्ड हो या सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो, उसके बारे में ये बात तय है अब तक के कानून में कि उसके तमाम मेंबर मुसलमान होंगे, चाहे वो पार्लियामेंट से आ रहे हों, चाहे वो असेंबली से आ रहे हों, चाहे वो बार काउंसिल से आ रहे हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से आ रहे हों। अब संशोधन ये कर दिया गया कि 2 लोग नॉन मुस्लिम उसमें रहेंगे परमानेंटली, बाकी लोगों के लिए भी मुसलमान होने की शर्त हटा दी गई। इसी तरह सेंट्रल वक्फ काउंसिल के साथ में किया गया। फिर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है वक्फ के साथ में किसी की प्रॉपर्टी का, तो वक्फ बोर्ड जो है एक ट्राइब्यूनल बनाता है। ट्राइब्यूनल में 3 मेंबर ट्राइब्यूनल होता है, एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है और 2 उसके मेंबर होते हैं। एक मेंबर जो होता है वो शरीयत का जानकार होता है, एक कानून का जानकार होता है। अब जो नया तरमीम की गई, नया अमेंडमेंट लाया गया, तो उसमें से शरीयत के जानकार को हटा दिया गया। फिर उसके बाद ये एक नया प्रोविज़न उसमें पैदा किया गया। वो प्रोविज़न ये कि अब उसमें गवर्नमेंट की एक शक्ल डाली गई। वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी, स्टेट गवर्नमेंट भी होगी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी होगी, सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी होगी। और ये कहा गया कि अगर कोई डिस्प्यूट गवर्नमेंट के साथ में है वक्फ का, तो उसका फैसला वक्फ बोर्ड नहीं करेगा, उसका फैसला कलेक्टर करेगा। जाहिर बात है कि आप जानते हैं कलेक्टर किसके मातहत होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मातहत भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट के मातहत भी होता है। अगर वो IAS ऑफिसर है तो वही फैसला करेगा सरकार के विरुद्ध। तो सरकार ने जो ज़मीनों पे कब्जे कर रखे हैं, वो डिस्प्यूट वक्फ बोर्ड साथ चल रहा है, तो उसको समझ में आता है कि वक्फ बोर्ड से तो मामला सेटल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट का भी ये वर्डिक्ट है कि वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। एक बार कोई चीज़ वक्फ हो गई वो हमेशा वक्फ रहेगी। तो एक तो आपत्ति हमारी ये है कि उसके अच्छा, दूसरी बात ये कि इस आपके वक्फ बोर्ड में भी और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी लोग इलेक्ट होके आते थे। अब जो प्रोविज़न लाया गया वो नॉमिनेशन का प्रोविज़न है। अब वो नॉमिनेट होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। इसके बाद फिर ये उसमें एक और संशोधन ये किया गया कि अगर कोई यानी ये लॉ ऑफ, हमारे देश में एक लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन है, लॉ ऑफ लिमिटेशन भी कहते हैं उसको, कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर किसी आदमी ने कब्जा कर रखा और 12 साल तक उसको चुनौती नहीं दी गई, तो वो प्रॉपर्टी उस आदमी की हो जाएगी। लेकिन जितने इंडाउमेंट है, जितनी वक्फ प्रॉपर्टीज है, चाहे मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी हो, हिंदुओं की हो, सिखों की हो, ईसाइयों की हो, वो सबको लॉ ऑफ लिमिटेशन से एग्जम्प्ट किया गया था कि लॉ ऑफ लिमिटेशन उस पर लागू नहीं होगा। इस अभी जो संशोधन लाया गया उसमें से वो लिमिटेशन, वो एक्सेप्शन को हटा दिया गया। अब लॉ ऑफ लिमिटेशन वक्फ प्रॉपर्टी पे भी लागू होगा। हमें आशंका है इसके ऊपर में कि बहुत सारी हरियाणा में और आपके पंजाब में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जहाँ से मुसलमान कहीं और शिफ्ट हो गए, मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, साउथ में भी साउथ में भी है।
तो ऐसी प्रॉपर्टी दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन अब तक के वो वक्फ की प्रॉपर्टी है कानूनी तौर पे, अब वो सब प्रॉपर्टी हाथ से निकलने का अंदेशा है। फिर इसमें एक और चीज़ ये है कि कौन आदमी वक्फ कर सकता है? हर मुसलमान वक्फ कर सकता है। हिंदुओं ने भी प्रॉपर्टीज़ वक्फ की है। तो पहली बात ये तय की गई अब कोई हिंदू वक्फ के लिए प्रॉपर्टी वक्फ नहीं करेगा। और उसके बाद मुसलमान के लिए शर्त लगा दी गई है कि वो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की शर्त तो शरीयत भी नहीं लगाती है, और 5 साल तक का सर्टिफिकेट कौन देगा? क्या मस्जिदों के सामने कैमरे लगाए जाएंगे? 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा है, हज करके आया है, रोज़ा रख रहा है, ये बुनियाद बनेगी? क्या बुनियाद बनेगी? तो ये भी एक गलत किस्म का उसमें प्रोविज़न पैदा किया गया। फिर उसके साथ साथ ये कि वक्फ प्रॉपर्टी पे हर 10 साल में सर्वे होता है। वक्फ पे है एक सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करता है, वो सर्वे करता है। अब सर्वे कमीशन अपॉइंट करने का इख्तियार भी अब आपने कलेक्टर को दे दिया है। इसके साथ साथ इसमें कई ऐसे प्रोविजंस लाए गए हैं जिसके वजह से वक्फ की प्रॉपर्टी, यानी गवर्नमेंट ये कह रही है हमने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया है, हमने वक्फ की प्रॉपर्टी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको रोकने के लिए किया है, हमने वक्फ की प्रॉपर्टी का लाभ गरीबों तक पहुंचना चाहिए इसके लिए किया है, लेकिन ऐसा कोई प्रोविज़न इसके अंदर नहीं है। और देखिए ये बात भी गलत है, ये जो पैदा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान में, भारत में मिलिट्री के बाद और आपके रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ के पास है, ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है। अभी आप सिर्फ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जो हिंदुओं की वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है उनको मिला लेंगे तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी से, मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी से ज़्यादा है। सिर्फ उड़ीसा की वक्फ की प्रॉपर्टी हिंदुओं की ले लेंगे जो टेम्पल के साथ में है, मठों के साथ में है, वो टोटल वक्फ की प्रॉपर्टी से ज़्यादा प्रॉपर्टी है। तो ये बात के वक्फ की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है या ये जिस पे वक्फ बोर्ड हाथ रख देता है वक्फ की प्रॉपर्टी आती है, बिल्कुल गलत बात है। वक्फ की प्रॉपर्टी ऐसी नहीं होती है, ना सरकारी ज़मीन वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो इस वक्त जो बिल लाया गया है, अच्छा एक और ख़ास बात यह है कि एक जो मौजूदा कानून है वक्फ का, उसमें एक प्रोविज़न ये है कि वक्फ बाय यूज़र, यानी अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ के तौर पे इस्तेमाल हो रही हो लेकिन लैंड रिकॉर्ड में कहीं उसका नाम नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम नहीं है, वक्फ के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तब भी वो वक्फ प्रॉपर्टी रहेगी, इसलिए कि वक्फ के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। मस्जिद है, सैकड़ों साल से मस्जिद है, लैंड रिकॉर्ड में नाम नहीं है। दरगाह है, सैकड़ों साल से दरगाह है, लैंड रिकॉर्ड में नाम नहीं है। कब्रिस्तान है, वहाँ कब्रें हैं, लोग दफन किए जा रहे हैं, बरसों से दफन किए जा रहे हैं। तो ये जो बात है कि ये जो लैंड वक्फ बाय यूज़र का जो क्लॉज थी वो हटा दिया गया नए संशोधन के ज़रिए से। तो हमें इस बात का अंदेशा है कि अब जो कानून लाया गया है वो वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प करने के लिए, वक्फ की प्रॉपर्टी को ख़त्म करने के लिए लाया गया है। अब हम ये देख रहे हैं, आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का जब इशू चल रहा था तो उस ज़माने में 1991 में वर्शिप प्लेसेस एक्ट बनाया गया था और उसमें सब लोगों की सहमति थी, बीजेपी की भी सहमति थी। उसमें ये कहा गया था कि ये बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट लास्ट डिस्प्यूट है, अब कोई नया डिस्प्यूट किसी भी वर्शिप प्लेसेस के बारे में नहीं होगा, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या आपके इनके हमारे बुद्धिस्टों के की इबादतगाह हो। ये 15 अगस्त 1947 को जिस इबादतगाह की, जिस वर्शिप प्लेसेस की जो पोजीशन थी वो हाला हाल ही बाकी रहेगी। लेकिन आप देख रहे हैं इस कानून के होते हुए भी ज्ञानवापी मस्जिद का मसला खड़ा हो गया, या इस कानून के होते हुए भी मथुरा की ईदगाह का मसला खड़ा हो गया, इस कानून के होते हुए भी भोजशाला मध्य प्रदेश का मसला खड़ा हो गया, और इस कानून के होते हुए भी रिसेंटली संभल का मसला खड़ा कर दिया गया। और अब ये बात शुरू हो गई है, और हालांकि आरएसएस के सरसंचालक भी कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाश करना बंद किया जाए, लेकिन ये चल रहा है। तो जब ये कानून के होते हुए भी ये कुछ हो रहा है, अब कानून में संशोधन किया जाएगा तो उससे क्या कुछ हो जाएगा आपको अंदाज़ा लगा लेते हैं। हर रोज़ एक नया डिस्प्यूट खड़ा किया जा रहा है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा देश मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों का सबका मिला जुला देश है, और अब तक के आप देख रहे हैं सब लोग आपस में भाईचारे के साथ रह रहे हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं पैदा हो रहा है। मंदिर है, मस्जिद है, सबका एहतराम होता था। मस्जिद के सामने आप देखते थे कि बहुत सारे हिंदू औरतें, हमारी बहनें लाइन लगा खड़ी होती थी दुआ करवाने के लिए। ये पूरे माहौल को डिस्टर्ब किया जा रहा है। अब बात करते हैं कासिम रसूल इलियास के खिताब के दूसरे हिस्से की। इस हिस्से में उन्होंने सेकुलर पार्टियों पर ज़ोरदार हमला किया
जिसमें बिहार के जेडीयू के लीडर नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू शामिल हैं। कासिम रसूल इलियास ने कहा कि नीतीश अगर मुसलमानों का साथ नहीं देते हैं वक्फ बोर्ड के मामले में, तो वो मुसलमानों के वोट से हाथ धो बैठ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट से पास हो गया तो पूरे मुल्क में तहरीक चलाई जाएगी। तो हमारा कहना सिर्फ ये है कि हम अपने देश को किस रुख पर ले जाना चाहते हैं। हमने, आप जानते हैं कि हमने बताया को हमने इतने ईमेल दिए, हमने तमाम अपोजिशन पार्टी से मुलाकातें की, हमने आपके जेडीयू के लोगों से मुलाकात की, नीतीश कुमार जी से मुलाकात की, हमारे लोगों ने जो है चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। कल वहाँ पे भी परसों हमें 8 तारीख को वहाँ भी एक बड़ा धरना था विजयवाड़ा के अंदर। आज यहाँ भी सिविल सोसाइटी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बीजेपी तो बहरहाल आप जानते हैं, हमें अफसोस साथ ये कहना पड़ता है कि उसने अंग्रेज़ों की पॉलिसी अपना ली है कि लड़ाओ और हुकूमत करो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो जेडीयू के, जो आपके बीजेपी के जो अलाइज हैं, चाहे जेडीयू हो, रामविलास पासवान की पार्टी हो, लोकदल पार्टी हो, आरएलडी हो, या नीतीश कुमार की आपके चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, ये पार्टियाँ तो अपने आप को सेकुलर पार्टियाँ कहती हैं। ये पार्टियाँ मुसलमानों का भी वोट लेती हैं। तो ये बीजेपी के डिविजिव एजेंडे के साथ में, लड़ाओ और हुकूमत करो के एजेंडे के साथ में क्यों भागीदार बन रही है। तो हम आज आपके माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं, हमारे लिए वक्फ का मसला एक दीनी मसला है, हमारे दीन से जुड़ा हुआ मसला है। मस्जिदों का मसला है, कब्रिस्तानों का मसला है, दरगाहों का मसला है, खानखाहों का मसला है, मदारिस का मसला है। और हम ये समझते हैं कि हर शहर में, हर गली कूचे में अब हर नया डिस्प्यूट पैदा करने के लिए हम देश को किस रुख पे ले जाना चाहते हैं, इसका फैसला आवाम को करना है। हमारा मानना ये है कि अगर ये बिल पार्लियामेंट के बजट सेशन के अभी पेश होने वाला है, बजट सेशन में मंजूर हो गया, तो फिर हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे इसके खिलाफ में। और हम ये बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जेडीयू अगर इसको सपोर्ट करती है तो हमारे लिए ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग होगा। नीतीश कुमार अगर इसको सपोर्ट करते हैं तो उन्हें ये बात भूल जाना चाहिए कि यहाँ के आपके बिहार के मुसलमान उसको सपोर्ट करेंगे आइंदा। और यही बात हमने वहाँ भी कही है विजयवाड़ा में चंद्रबाबू नायडू के सामने कि आप सत्ता में आए हैं, उसमें मुसलमानों का भी वोटों का बड़ा योगदान है, लेकिन अगर आपने सपोर्ट किया इस बिल को और ये बिल पारित हो गया तो फिर आप भी हमारे सपोर्ट से महरूम हो जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो एक पहलू है, लेकिन हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। पूरी उम्मत मुस्लिमा 20 करोड़ के 20 करोड़ मुसलमान, और सिर्फ ये मुसलमान नहीं है, कल परसों 13 तारीख को दिल्ली में धरना हो रहा है। उस दिल्ली के धरने में आदिवासी, ओबीसी, दलित और सिविल सोसाइटी के लोग सब शरीक हो रहे हैं। और जितनी माइनॉरिटीज़ हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, वो सब शरीक हो रहे हैं। इसलिए कि हमारा मानना ये है कि आज वक्त पे आपने हाथ डाला है, कल मठों पे हाथ डालेंगे, परसों गुरुद्वारों पे हाथ डालेंगे, क्योंकि वक्त का कानून तो हर जगह ऐसे ही है और सिमिलर प्रोविज़न मिले हुए हैं। ये नहीं है कि सिर्फ वक्त को ही कोई स्पेशल प्रोविज़न मिले हुए हैं। आप जाइए गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का कानून उठाकर देखिए, आप जाइए बिहार के अंदर भी और दूसरी जगह पे भी जो मठों के और टेम्पल के लिए कानून बने हुए हैं, उसमें भी कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता है। वहाँ का कानून उठा के देख लीजिए आप। जितने प्रोविज़न और जितने सपोर्ट बेस वक्फ के एक्ट को दिया गया, उतना ही सिमिलर, बल्कि उससे ज़्यादा हिंदू मठों को दिया गया, उससे ज़्यादा गुरुद्वारों को दिया गया। तो हमारा मानना ये कि ये बीजेपी हुकूमत इसकी शुरुआत कर रही है, ज़मीन पे कब्ज़ा करना है और अपने कारपोरेट वर्ल्ड के हवाले करना है। हमारे लिए वक्फ का मसला कोई सिंपल सा इशू नहीं है, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ इशू है। आप अगर मस्जिदों छीन लेंगे, मुसलमान नमाज कहाँ पढ़ेंगे। हमारा काम तो पहुँचाना है बात को। हमने ये बात चंद्रबाबू नायडू तक भी पहुँचाई है, हमने ये बात नीतीश जी तक पहुँचाई और आपके माध्यम से आज भी पहुँचा रहे हैं। हमारे लिए, हम अभी भी मानते हैं नीतीश कुमार जी को इस बिल का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और अगर वो नहीं सपोर्ट करेंगे तो ये पारित नहीं हो सकता। आप जानते हैं अच्छी तरह इस बात को। तो हमारा मानना ये है, और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद भी यही है। हमने बात की थी मुलाकात करने की, मुलाकात नहीं हो सकी, तो फिर हमारे लिए माध्यम यही है कि हम अपनी बात आपके माध्यम से उन तक पहुँचा दें कि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो देन
आप हमसे सपोर्ट की तवक्को ना रखें, डोंट एक्सपेक्ट आवर सपोर्ट टू यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर वो काम कर रही है जिससे मुसलमानों की जो कल्चरल पहचान है वो ख़तरे में पड़ जाती है। उन्होंने कहा कि नीतीश को मुसलमानों का सपोर्ट करना चाहिए बिल के मामले में, क्योंकि वो मुसलमानों का काम करते आए हैं। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और सेकुलर कंट्री है। इस सेकुलर कंट्री में तमाम मज़हबों का, तमाम तहज़ीबों का, तमाम ज़बानों का, सब कल्चर का गोया के सम्मान किया गया है, सबका सम्मान किया गया है। हमारा भी ये फ़र्ज़ है एक देशवासी होने की हैसियत से हम तमाम लोगों का एहतराम करें, लेकिन ये सरकार हर वो कदम उठाना चाहती है जिससे मुसलमानों का कल्चर इफ़ेक्ट होता है। आप ट्रिपल तलाक़ का मसला ले लीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला ले लीजिए, ये हमारे रिलीजन को इफ़ेक्ट करते हैं। ये वक्फ कानून हमारे रिलीजन को इफ़ेक्ट करता है। जब अचानक जेपीसी की रिपोर्ट आई तो 2, 2.5, 3 महीने तक जितना भी प्रोसेस चला लोगों से राय लेने का, उसको बिल्कुल नकार दिया गया और बहुत मामूली तरमीम उसमें लाई गई हैं। उन मामूली तरमीमों की कहानी ये है कि पहले से ज़्यादा वर्स्ट कर दिया गया उसको। तो हम क्या तवक्को करें? हम चंद्रबाबू नायडू को, नायडू जी को भी और नीतीश कुमार जी भी एक सेकुलर इंसान, सेकुलरिटी समझते हैं और हम अक़लियत नवाज समझते हैं। अक़लियतों के लिए, बहबूद के लिए काम किया उन्होंने। हम ये उनसे ये उम्मीद करते हैं, ये उम्मीद लेकर आए हैं कि उनको इस मामले में मुसलमानों का सपोर्ट करना चाहिए। और हमने उनको अपने आने से पहले भी यहाँ उनको अपॉइंटमेंट के लिए ख़त भेज रखा है और हमें उम्मीद है कि जब वो वक्त देंगे हम ज़रूर आएंगे और अपनी बात पूरे अदब से उनके साथ में रखेंगे। उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह हमारी बात को सुनेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जमात इस्लामी हिंद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के मकसद और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने वालों का तारुफ कराया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दीनी मिल्ली जमातों ने अपनी यकजहती का इजहार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमाम शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड के नाजिम मुफ्ती सईदुर रहमान, काजी अंजार अहमद कासमी जो इमाम शरिया बिहार के काजी शरीयत हैं वो मौजूद थे। इसके अलावा ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट मौलाना अनीसुर रहमान कासमी मौजूद थे। इसके साथ ही जमीयत उलमा हिंद के डॉक्टर फैज़ अहमद कादरी मौजूद थे। जमीयत अहले हदीस के मौलाना खुर्शीद मदनी और मजलिस उलमा व खुतबा इमामिया बिहार के शिया स्कॉलर सैयद अमानत हुसैन भी मौजूद थे। इसके साथ ही जमीयत उलमा बिहार के अरशद मदनी ग्रुप के डॉक्टर अनवारुल हुदा और जमात इस्लामी हिंद बिहार के सेक्रेटरी मौलाना सैयद लुत्फुल्लाह कादरी भी मौजूद थे। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पैगाम मीडिया के माध्यम से इक़्तिदार तक पहुंच गया होगा। अब ये इक़्तिदार पर डिपेंड करता है कि उसका अगला कदम क्या होगा। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।